Hello. So, am I audible? Yes, Aarti, I can hear you better. Okay. So, let me know if I should start. I think two people joined, one person dropped off. Uh, And so, if you again, want, I can wait for 5 more minutes, or I can start whichever way. Either way is okay. you can start. I can And I'll start. Yeah, see what. I'll upload the recorded video anyway. So, if anybody misses the beginning part, they can just go back and watch it again. Okay, I'll okay. I'll just spend like the first 10-15 minutes recapping what we went over last time. Some people Mhm. may have forgotten. हाँ, So yeah, so that will just help a bit. ठीक है. Okay. Right. So hello everyone. This is the second lecture. The first lecture we had offline already on mathematical optimization. And today I will just go a bit more in detail and we can discuss some of the actual examples from economic scenarios where we do optimization. So last time, like, पहले recap कर लेते हैं. First let's take a recap. So we studied what is optimization and how everybody, all of us are already doing optimization in our everyday lives. It's not something that abstract. Like, we all make choices every day and we try to find the best choice or the best set of choices, so we are in some way maximizing our happiness or our utility. So that's what we discussed last time, that utility is, sometimes people don't understand what is utility. Utility is just a more concrete way of saying that how happy something makes you. Like, ice cream makes you happy, chocolate makes you happy. So, but you can't eat infinite amount of chocolates and ice cream. So and you don't have an infinite amount of money either. So uh, we want to maximize our happiness, जिससे कि हम सबसे ज्यादा उससे happiness पा सके. हम इस तरीके से चूज करते हैं कि कितनी चॉकलेट खानी है, कितनी आइसक्रीम खानी है. So I'll be speaking English Hindi mixed, so that everybody can understand. Some parts I can't explain in Hindi, so that part I'll explain in English, but rest I'll try to explain in both the languages. So क्योंकि हमारे पास इन्फिनिट रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इन्फिनिट मतलब कोई भी आप देखिए, कमोडिटी देखिए, इवन चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स हमारे पास ऐसा नहीं कि हम इन्फिनिट खा सकते हैं. बहुत ज्यादा खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी. राइट, दिस इज वेर वी स्टार्टेड लास्ट टाइम, कि हम कोई भी चीज हम इन्फिनिट वे में नहीं कर सकते हैं. दैट इज वाई जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केर्सिटी, not the economics of abundance. So we call it as economics of scarcity. Everything we study, जो भी हमारा लिटरेचर है इकोनॉमिक्स में, हम कोई भी ब्रांच में चले जाइए, इट्स ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केर्सिटी. एंड जब हमारे पास कोई चीज लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, कोई भी चीज, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लेबर हो, इन्फिनिट एज सच कुछ भी नहीं होता है. और हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है. इन्फिनिट टाइम हम कहीं कहीं लेते हैं, बट इन रियलिटी तो टाइम, हम सर्टेन टाइम पीरियड में चीजों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं. तो इसलिए ये सारी जगह पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें कम से वे से ज्यादा चाहिए सब कुछ. राइट, इसको लाइक व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश एज द बैंक फॉर द बक, एंड हिंदी में हम उसको बोलते हैं ना कि दिल मांगे मोर. राइट, दैट्स द कोक एड. राइट, सो दैट इज व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, कि हम कम से ज्यादा हमको कैसे मिल सकता है. दैट एंटायर प्रोसेस, उसको जब आप थोड़ा कॉन्क्रीट कर देते हैं, स्ट्रक्चर उसमें ऐड कर दीजिए, उसमें थोड़ी मैथ्स ऐड कर दीजिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑप्टिमाइजेशन. तो ये सब हमने पिछली बार पढ़ा था. यूटिलिटी, प्रॉफिट, रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन, एलोकेशन, ऑल दैट. गेम थ्योरी में वही चीज होती है, बस दो लोग डिसीजन ले रहे हैं और दूसरे के एक्शंस के रिजल्ट्स और एक्शंस को कंसिडर करके अपना डिसीजन ले रहे हैं. राइट, देन हमने ये भी बात की थी, इंटरटेम्पोरल पे ऑफ की भी बात की थी, कि मान लीजिए आप आज कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना किसी चीज में, एंड वही चीज कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इन अ फ्यू इयर्स, आपको उसके जो भी आज के एक्शंस हैं
उसका आपको रिजल्ट शायद आज नहीं मिलेगा, आपको शायद 1 महीने बाद मिलेगा या 2 महीने बाद मिलेगा। तो हम उस टाइम डिफरेंस को कैसे अकाउंट करें, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटरटेम्पोरल पे ऑफ मैक्सिमाइजेशन। वो टेक्निकल टर्म है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इट जस्ट मीन्स कि हम जब टाइम लाइन अपनी बढ़ा देते हैं तो उसमें हम चॉइसेस कैसे लेते हैं कि आज की चॉइस से कल का रिजल्ट मिलेगा, कल की चॉइस से परसों का रिजल्ट मिलेगा। तो उसको हम, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि आगे की जो रिजल्ट होता है उसको कम महत्व देते हैं, आज के एक्शंस को ज्यादा महत्व देते हैं, अभी जो रिजल्ट मिल रहा है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। राइट, एवरीथिंग यू वांटेड नाउ नाउ नाउ, राइट, दैट इज इम्पेशंस इनब्रेड इन ऑल ऑफ अस। सो उस चीज को फैक्टर करते हुए हम कैसे अपनी यूटिलिटी या बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो भी ऑप्टिमाइजेशन से ही होता है। देन कितने तरीके का होता है, उसमें एक वेरिएबल हो सकता है, 2 वेरिएबल हो सकते हैं। वेरिएबल मतलब कोई भी चीज जो आप देख रहे हैं कि वेरी कर रही है, एंड सम ऑफ दीज विल बी योर चॉइसेस, नॉट ऑल वेरिएबल्स विल बी इन योर हैंड। जैसे आप क्वांटिटी चूज कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट जो है वो आप चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है, से सपोज परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस मार्केट डिसाइड करे, तो प्राइस इज नॉट इन योर हैंड, बट प्राइस इज ऑल्सो वेरिंग। सो मेनी थिंग्स मे बी वेरिंग, बट आपका जो हाथ में जो चीज है, जो आप जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम चॉइस वेरिएबल बोलते हैं। दैट विच यू कैन चूज एंड इज वेरिंग, चॉइस एंड वेरिएबल, दैट इज द चॉइस वेरिएबल। सो मैं बीच बीच में इसको एनोटेट भी कर सकती हूँ। लेट मी जस्ट एनोटेट दिस। सो सिंगल वेरिएबल, इसमें हम क्यू, इसको हम चॉइस बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर चॉइस वेरिएबल। pi is also a variable, but it is not a choice variable. इसको हम बोलते हैं state variable. Okay. So state variable is जो कि ऐसा वेरिएबल होता है जो कि आपने जो चॉइस की, मान लीजिए Q आपने चूज किया, Q चूज करने की वजह से जो और क्वांटिटी वेरी हो रही है उसको स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। सो यहाँ पे जो पाई मतलब जो प्रॉफिट है आपका, अगर आप फर्म है, बिजनेस है, आपकी कंपनी है, तो उसमें जो आपका जो चॉइस वेरिएबल है वो आप क्वांटिटी लेके चल रहे हैं। मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन है, तो उसमें जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो आपको मैक्सिमाइज करना है। किस चीज के बेसिस पे? क्वांटिटी के बेसिस पे। तो ये हो गया सिंगल वेरिएबल, इसमें हम एक ही वेरिएबल मानते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल हम चूज कर सकते हैं, वो है चॉइस। देन मल्टी वेरिएबल भी हमने देखा था, कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, मतलब दैट सेम चॉकलेट एंड आइसक्रीम एग्जांपल, कि एक तरफ आपके पास चॉकलेट्स हैं, एक तरफ आइसक्रीम है। अभी हम इसको और आगे देखेंगे। चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों की प्राइसेस अलग अलग हैं, और आपके पॉकेट में सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, आपके पास से सपोज 300 रुपीज है। उसमें आप कितनी चॉकलेट और कितनी आइसक्रीम खा सकते हैं? शायद आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है, आइसक्रीम कम पसंद है, मतलब पसंद है लेकिन दोनों के बीच में शायद चॉकलेट ज्यादा पसंद है, बट चॉकलेट इज ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस कि हाउ मेनी चॉकलेट्स एंड हाउ मेनी आइसक्रीम्स यू वांट। तो आप दो चीज चूज कर रहे हैं, दैट इज द की पॉइंट। सो इन द यूजुअल केस ऑफ कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, हमारे पास दो होंगे चॉइसेस। इसमें एक होगा चॉकलेट, दूसरा आइसक्रीम, और एनीथिंग, मूवीज एंड पिज्जा, कुछ भी आप मान सकते हैं इसमें, जो भी आपको सबसे इजी लगे समझने के लिए। कंस्ट्रेंट हमने बात की थी कि मान लीजिए कि आपका बजट कंस्ट्रेंट है, जैसे कि जनरली होता है, बट बजट कंस्ट्रेंट को हम एज अ यूजुअल कंस्ट्रेंट नहीं मानते हैं। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। से सपोज शॉपकीपर हैज ओनली 2 आइसक्रीम्स, 10 आइसक्रीम्स, तो आप 10 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। सो आपके पास और भी कोई कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। फिर अनकंस्ट्रेंड है, मतलब कि आप, आपके पास कोई और एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब कि क्वांटिटी है, आप कितनी भी क्वांटिटी चूज कर सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। मैं सारे इन पे नहीं, आई वोंट एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज अगेन बिकॉज लास्ट टाइम हम समझा चुके हैं, बट जस्ट टू रिकैप, सिंगल एजेंट इज व्हाट वी विल यूजुअली बी टॉकिंग अबाउट। जैसे कि एक कंज्यूमर हो गया या एक फर्म हो गई। मल्टी एजेंटिस्ट जब कंपटीशन की बात आती है, जैसे फर्म्स एक मार्केट में compete करती हैं, या फिर
कई यूजर्स, कई कंज्यूमर्स एक ही चीज, सेम आइटम को चाह रहे हैं खरीदना. सो दैट इज ऑल डिफरेंट सेटिंग्स इन गेम थ्योरी. उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए आई वोंट स्पेंड टाइम ऑन इट. सिंगल एजेंट ही हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इसमें. दिस इज ओनली व्हाट वी विल स्पेंड टाइम ऑन. सो क्लियर दिस. ये मैथमेटिकल पॉइंट है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है. इस पर्टिकुलर टाइम में दिस इज द मेन पार्ट. सो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है जो कि मैंने शेयर किया था पिछली बार, कि हम जब ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो चाहे वो किसी भी टाइप का ऑप्टिमाइजेशन हो, मेनली उसमें एक ही ब्रॉड तरीका होता है ऑप्टिमाइजेशन करने का. एंड वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड करेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं. इज इट मैक्सिमाइजेशन और इज इट मिनिमाइजेशन? एक मिनट रुकिए, मैं दूसरे स्क्रीन से शेयर करती हूँ इसको. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. जस्ट वन. I'm still speaking. Just give me a minute. I'm opening the PPT from a different screen. Okay. Some internet connection problem. Okay. So let's see this here. Okay, I don't know why this is not working. Just 1 minute. Some connection issue. Okay, this should be fine. Let me know when you can see my screen. Okay, now it's visible. Yes, this is better. Okay, so this is the main part I was wanted to focus on, and then we'll take an example uh, in some time. So say suppose this part, we're talking about this part. So this can, for our purpose, this can be maximization या फिर minimization. तो मैक्सिमाइजेशन हम क्या करेंगे, किस चीज का मैक्सिमाइजेशन करेंगे? जनरली हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमाइज करें हम? द थिंग विच मेक्स अस हैप्पी. सो दैट इज व्हाट, विच अगेन बिकम्स प्रॉफिट. अगर आप फर्म हैं तो प्रॉफिट, और अगर आप कंज्यूमर हैं तो यूटिलिटी. राइट? क्योंकि मैक्सिमाइजेशन हमेशा हम उस चीज का चाहते हैं जो कि हमको व्हिच मेक्स अस हैप्पी, जो जिससे कि हमको कुछ फायदा हो रहा है, जिससे हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है. हम अपने बेनिफिट्स को हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. एंड हम अपने कॉस्ट्स को, जिससे कि हमें जहाँ पे खर्चा हो रहा है या फिर जहाँ पे हमको कुछ और
किसी और तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, वो हम हमेशा उसको भी हम कॉस्ट ही बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, उसको हम हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो कॉस्ट जनरली फर्म्स में ही होती है, बट कभी कभी कंज्यूमर्स में भी कॉस्ट हो सकती है। तो जनरली हम जो भी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाहेंगे। दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट। तो ऑप्टिमाइजेशन की परिभाषा जो हमने दी थी, उसके अनुसार हम दो तरीके का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। या तो हम कोई चीज मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज क्या करेंगे? प्रॉफिट या फिर यूटिलिटी। मिनिमाइज क्या करेंगे? हमेशा कॉस्ट। तो जो आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें लिखा होगा कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या फिर कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू पिक फ्रॉम देयर, कि हम क्या मैक्सिमाइज कर रहे हैं। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, दिस वोंट हाईलाइट बट ओके। सो देन हम आते हैं व्हाट यू आर चूजिंग। फॉर एग्जांपल, सो फॉर एग्जाम्पल हम आगे आ जाए, तो हम चॉइस वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। सो देन इन द चॉइस वेरिएबल्स, जो हमारे हाथ में होता है उसको चॉइस वेरिएबल बोलते हैं। वन पार्ट इज चॉइस, सेकेंड पार्ट इज वेरिएबल। जब कोई चीज फिक्स्ड है तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जो चीज आप चूज कर सकते हैं वो चीज जनरली वही होगी जो वेरी कर रही होगी। एंड जो चीज वेरी कर, कई सारी चीजें भी वेरी कर सकती हैं, उसमें से जो आप चूज कर सकते हैं, दैट इज चॉइस वेरिएबल। तो चॉइस वेरिएबल आपके लेवल पे जनरली, अगर आप प्रॉफिट देखें फॉर अ फर्म, तो आप क्यू चूज करेंगे। क्यू मतलब क्वांटिटी। एंड अगर आप कंज्यूमर हैं तो भी आप क्यू ही चूज कर रहे हैं, बट गुड्स के, जो आप खरीद रहे हैं। Okay, just give for something. ठीक है। सो डोमेन का मतलब यही होता है कि उसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं। दैट्स ऑल। मतलब कि अगर वो ज्यादा है, अगर वो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, कितना कम कितना ज्यादा, तो उसको डोमेन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपके लेवल पे शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जनरली दैट इज व्हाट इट मीन्स। सो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक, अगेन, एक नाम है उसका। जैसे कि मेरा नाम आरती है, किसी और का नाम कुछ और है, ऐसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन केवल उसका नाम है। उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज आ गई। द थिंग विच वी वांट टू मैक्सिमाइज, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना है हमको, उसमें से जो भी हम एक क्वांटिटी या कोई एक आइटम होगा हमारे पास, जैसे कि हम पाई को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो पाई के लिए जो एक एक्सप्रेशन आएगा लिख के, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऐसी अगर हम यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं एज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, इसको कंजम्पशन भी बोलते हैं। जो क्वांटिटी कंज्यूमर यूज करता है उसको कंजम्पशन बोलते हैं। तो यू, आई थिंक इसको फिर से लिख दो। अगर यूटिलिटी आप मैक्सिमाइज करें कंज्यूमर के लिए, तो यूटिलिटी का कोई एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी सी। ये जो सी लिखा है इसमें, उसको कंजम्पशन बोलते हैं। तो वो एक्सप्रेशन जो है उसका नाम हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। सिमिलरली जो प्रॉफिट का एक्सप्रेशन है उसका नाम हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। और कंस्ट्रेंट्स पे हम आएंगे आगे, अगर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं या नहीं है ये हम आगे आके देखेंगे। तो दिस इज द ब्रॉड स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क फॉर एनी काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो हमने जो भी लिया है, ये अभी तक जितना भी किया है, ये बहुत ही सिंपल केस है। इसमें कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी तक हमने कोई मैथ्स की भी बात नहीं की है। सो एनीबडी, इज एनीवन हु इज ऑनलाइन हैज एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को कुछ पूछना है तभी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे इसी के थोड़े एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं।
Anybody wants to ask anything? Okay, so then let's keep this. Okay, so then let's go ahead. ये हमने पिछली बार एक्सप्रेशन डिस्कस किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। मैं इसमें जो टर्म्स यूज किए हैं, हमने जो एक्सप्रेशन यूज किए हैं, मैं उसको एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ फिर से। मान लीजिए कि ये हमने लिखा है ना, प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो हम प्रॉफिट क्या होता है जनरली, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये क्या है, ये रेवेन्यू है हमारा। रेवेन्यू मतलब जो कि उस गुड को बेच के हमको पैसा मिलेगा, दैट इज रेवेन्यू। एंड ये क्या है, ये कॉस्ट है। सो ये जो होगा, ये जनरली कॉस्ट मान लीजिए कांस्टेंट है, तो C इंटू क्यू कॉस्ट हो जाएगी, है ना। एक मान लीजिए एक पेंसिल बनाने की जो कॉस्ट है वो C है, तो आपने अगर 1000 पेंसिल बनाई तो C इंटू 1000 उसकी 1000 पेंसिल्स की कॉस्ट हो गई। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस जो है, जो भी प्राइस होगा वो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस जनरली जो होगा वो डिमांड फंक्शन से आएगा, ये इनवर्स डिमांड। तो जब हम ऐसे लिखते हैं P ब्रैकेट Q, इसका मतलब हम लिखते हैं प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। फंक्शन मतलब कि हमने जो प्राइस है, मार्केट में जो प्राइस है, उसको क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये कुछ भी हो सकता है, ए क्यू प्लस बी, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, कोई भी फंक्शन हो सकता है ये। तो ऐसे जितने भी फंक्शंस आप लिख सकते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम शायद नहीं होगा कि मैं फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन दूं, बट फंक्शंस बेसिकली मीन व्हेन सम क्वांटिटी इज expressed in terms of another quantity। कोई भी एक वेरिएबल है y, उसको अगर आप x के टर्म्स में लिख सकते हैं, एंड for any value of x, for any value of y, there is only one x, then you can call it a function. Sorry, when there for any value of x there is only one y, then you can call it a function. So p of q ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल ही है, ये तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा हमने कुछ नहीं किया है। तो ये जो टर्म है मैक्स, ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम इस चीज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और ये जो नीचे हमने लिखा है क्यू, ये है हमारा चॉइस वेरिएबल। ये सब यहाँ तक हमने लास्ट टाइम तक एक्चुअली काफी हद तक ऑलरेडी पढ़ा था, मैंने शायद थोड़ा और डिटेल में इसको आज आके समझाया है। तो जो नीचे हम लिखते हैं ये क्वांटिटी, सो ये जो नीचे मैक्स के नीचे जो लिखा हुआ है क्यू, इसको हम चॉइस वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वांटिटी को चूज करने से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो जब हम सिंगल वेरिएबल केस होता है तो केवल एक ही होगी क्वांटिटी क्यू। अगर दो वेरिएबल होंगे तो यहाँ पे दोनों लिख देंगे, C1 C2, X1 X2, whatever you want to call it. So this is where we ended the class last time, and then I'll continue from here. So ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, यही हम फॉलो करते हैं सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में। इट इज जस्ट कि जैसे जैसे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं प्रे ऑफ्स और कॉस्ट, उतना ही एक्सप्रेशन बड़ा होता चला जाता है, उतना ही आपको मे बी मैथ्स ज्यादा करनी पड़ती है। बट बेसिक अप्रोच यही होती है, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो चाहे वो सिंपल प्रॉब्लम हो। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हम किस एजेंट का वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है फर्म के लिए, तो आपको बस ये ध्यान देना होगा कि आप फर्म की बात कर रहे हैं या कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। जनरली आप लोगों के केसेस में एक ही आएगा एक बार में, बट इन जनरल यू हैव टू पे अटेंशन कि आप किसके लिए मैक्सिमाइज कर रहे हैं, किसके लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो उस एंटिटी, मान लीजिए दोनों दिए हुए हैं आपके पास, आपके सामने फर्म भी है और आपके सामने कंज्यूमर भी है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किसके लिए मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये है, हमने फर्म के लिए ये लिखा है, कंज्यूमर के लिए हम डिफरेंटली लिखते हैं, एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, अप्रोच तो सेम ही है। कंज्यूमर के लिए ऐसे आता है बन के। जब कंज्यूमर होता है तो जनरली लाइक आई वाज सेइंग कि उसमें दो क्वांटिटीज के बीच में चूज करें, क्योंकि अगर एक ही क्वांटिटी है तो कुछ सोचना ही नहीं है। You have 300 rupees, you have ice cream in front of you, and you just choose whether you buy ice cream or you don't buy. That's all. There is no third option. The only option is either you buy it or you don't buy it. है ना? That there's no third or go. There's no other outside option. So अगर कंज्यूमर को दो चीजों के बीच में चूज करना होता है तभी उसके पास एक डिसीजन लेने वाली प्रॉब्लम आती है। फर्म के पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्म को तो प्रोड्यूस करना ही है गुड, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है उसके लिए ये प्रॉब्लम है। कंज्यूमर के सामने ये क्वेश्चन तब आता है जबकि उसके सामने दो आइटम है, उसको दोनों आइटम अच्छे लगते हैं, दोनों आइटम खरीदने हैं उसको, लेकिन पैसे उसके पास नहीं है, उसके पास पैसे लिमिटेड है। तो जितने पैसे उसके पास हैं उतने पैसे में वो कितना स्पेंड एक आइटम पे करे और कितना दूसरे आइटम पे स्पेंड करे, जिससे कि उसका मैक्सिमाइज हो जाए यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम दो गुड्स मान रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो एक गुड है, उसकी क्वांटिटी एक्स है, और एक दूसरा गुड है, उसकी क्वांटिटी वाई है। तो एक्स और वाई को मान लीजिए, हम एक्स को आइसक्रीम मान लीजिए, वाई इज चॉकलेट, इसका प्राइस है पी एक्स, इसका प्राइस है पी वाई। ये खाली लिखने के लिए हमने मतलब डिस्क्राइब किया है। एक्स और वाई लिखना ज्यादा आसान है एज अपोज टू आइसक्रीम एंड चॉकलेट, दैट इज व्हाई वी नेम इट लाइक दैट, कि एक को एक्स बोलते हैं दूसरे को वाई बोलते हैं, क्योंकि इतना लंबा बार बार लिखने में थक जाते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एक्स एंड वाई। मान लीजिए एक्स इज आइसक्रीम, वाई इज चॉकलेट, प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज पी एक्स, प्राइस ऑफ चॉकलेट इज पी वाई, एंड द क्वांटिटीज आर एक्स एंड वाई। ये मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिखा है। दिस इज स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इज द क्वांटिटी, एंड बजट कंस्ट्रेंट है b इज इक्वल टू पी एक्स। पहली बात ये समझ लें बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है। b इज योर बजट, मीनिंग टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू हैव। ठीक है, तो जो भी आपका टोटल मनी है उसको आप दो तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। या तो आप x खरीदेंगे तो ये x जो हो गया, उसमें आप कितना खर्चा करेंगे, पी एक्स इंटू एक्स, this is how much you spend on x, and this is what you spend on y. So px into x is the total money you spend on x, and py into y is the total money you spend on y. x और y मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्या है। So the total money what you'll spend is you'll spend some of it on x and some of it on y. तो दोनों का जो सम होगा, जो आपने x पे खर्चा किया, जो आपने y पे खर्चा किया, दोनों को मिला के आपका टोटल बजट रीच हो जाएगा, राइट। सो b इज इक्वल टू मनी स्पेंट ऑन x प्लस मनी स्पेंट ऑन y, right? This is clear. So this will become, b will become equal to px into x and py into y। यहाँ पे जो x है px, ये हमने नीचे लिखा है, सबस्क्रिप्ट है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है। दिस इज p सबस्क्रिप्ट x। सबस्क्रिप्ट मतलब छोटे में नीचे लिख दिया। सिमिलरली p सबस्क्रिप्ट y मीनिंग y हमने नीचे छोटे में लिख दिया।
जस्ट टू डिनोट कि ये पी एक्स का प्राइस है, ये वाई का प्राइस है, ठीक है। एंड यूटिलिटी मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड वाई, ये अभी हम, आई विल टेक एन एग्जांपल, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम इट इज एक्स एंड वाई। तो सी इन दिस केस, ये हमने नीचे जो लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई, ये दोनों चॉइस वेरिएबल हैं। सो अगर दो चॉइस आपको करनी है तो आप नीचे दोनों लिखेंगे, एक्स एंड वाई। मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम यूटिलिटी, ये तो समझ में आ गया। एट ये जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, राइट। एस टी मीन सब्जेक्ट टू, या सच दैट भी हो सकता है। ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट है हमारा। सो हमें क्या करना है, हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, दिस इज द आइटम वी वांट टू मैक्सिमाइज। एंड ये हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है राइट हैंड साइड पे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एंड दिस इज द कंस्ट्रेंट। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ any consumer utility maximization where they are choosing between two things. So you may have studied this in your microeconomics somewhere, where you study consumer preferences and consumer utility, and then you make indifference curves. तो indifference curves कैसे आते हैं ऐसे बन के, वो भी अभी हम देखेंगे। इसमें मैंने ग्राफ तो नहीं डाला है, बट इट विल एक्सप्लेन व्हाई वी हैव दोस कर्व्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉफिट maximization and consumer utility maximization. So now I will just take some examples, because ऐसे खाली थ्योरी पढ़ने से समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं exactly. Sometimes it's easier to understand with an example. So before I take the example, किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, then we will go to the example. नहीं पूछना, okay, then we'll go ahead. So this video I will upload and I will share the link on the video. You can watch it after I have uploaded it, and you can ask me questions after I have uploaded it. Also in comments you can ask me. So generally यहाँ पे क्या है, अब एक हमने एक प्रॉब्लम ली, दिस इज अ क्वेश्चन, अज्यूम एन एग्जाम्पल। एक assume there is a case where the cost of manufacturing a good is constant. Constant मतलब कि कितने भी आप बनाए के ही है उसकी कॉस्ट, ये हमने कॉस्ट ली है, दिस इज कॉस्ट एंड अज्यूमिंग दिस इज कांस्टेंट। ऐसा जनरली नहीं होता है, बट say suppose this is how it is, then the quantity of the good produced is q, this is how it normally is. Price of good is given by this function. So what are we going to do here? First of all, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वी विल डू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ये फर्म की बात हो रही है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक, वी विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर पाई क्यू एंड वी विल मैक्सिमाइज इट, बिकॉज मैक्सिमाइज करना है हमको, राइट। तो हम मैक्सिमाइज करेंगे, क्या मैक्सिमाइज करेंगे, प्रॉफिट। And what are we choosing? Q. So we will put Q under this max thing, because Q is the variable which we are trying to find out what we should choose. Pi Q कैसे लिखते हैं? Profit minus cost is profit. Sorry, revenue minus cost is profit, right? So P as a function of Q into Q minus cost is equal to profit. This is the expression. So this is how we write the first statement. First of all, this is the first statement, which is in some ways the most important statement here. So this is clear कि ये कैसे आया ये एक्सप्रेशन। इसको हम, मैंने ड्रिल डाउन किया है। पहली बात तो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इट इज choice variable, sorry, it is quantity q is a choice variable. Let's see if I can, yeah.
Yeah. Then it is Q is greater than equal to 0. Q negative नहीं हो सकता. That is the only constraint, or that is the only thing we need to know about the values of Q. Then objective function is this, जो कि अभी हमने लिखा. Pi of Q is equal to price as a function of Q into Q minus cost, which is K. कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कोई नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम में कहीं नहीं लिखा है कि कोई कंस्ट्रेंट्स है. तो हमारे पास ये फंक्शन बन के आता है. मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ जो हमने पहले लिखा था, सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. पाई ऑफ क्यू, p as a function of q into q minus cost, which is k. Now p as a function of q was what? Let's see what it was. मुझे देखना पड़ेगा. 2q square minus 17q plus 40. ठीक है, अब इसको पूरे एक्सप्रेशन को q से मल्टीप्लाई कर दें हमने, तो ये आ गया 2q क्यूब माइनस 17q स्क्वायर प्लस 40q माइनस k. सो हमें क्या करना है? दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इट. दिस इज व्हाट यू नीड टू मैक्सिमाइज, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं. तो अब इसमें क्या करेंगे? अगर एक ही वेरिएबल है और उसमें हमको एक वेरिएबल की वैल्यूज ढूंढनी है फॉर विच दिस फंक्शन इज मैक्सिमाइज, तो हम जनरली कैलकुलस यूज करते हैं. तो इफ यू डोंट नो कैलकुलस, तो थोड़ा वेट करिए, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कैलकुलस के साथ, एंड देन इफ यू डोंट नो कैलकुलस, अगर आपको कैलकुलस से दिक्कत है तो मैं उसको थोड़ा और स्लो मोड में समझा सकती हूँ. ठीक है, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन इट विद कैलकुलस. So when we want to maximize some function, say suppose there's y, which is a function of x, and we want to maximize y. Y is a function of x, meaning y is equal to, say suppose x square minus 2x plus 1. ऐसा कुछ है. तो ठीक है, सो now अगर हमको इसको में y को मैक्सिमाइज करना है, तो हम y का डिफरेंशियल लेते हैं ना. वी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. वी टेक dy by dx as equal to 0. तो ये ग्राफिकली आप समझिए, मान लीजिए कोई कर्व है right here. Say suppose this is y, this is x, एंड ये कर्व ऐसे आ रहा है. ठीक है, तो ये यहाँ पे जहां उसका मैक्सिमम होता है, जहाँ पे मैक्सिमम होता है, एट दिस पॉइंट dy by dx 0 होता है. जिसको थोड़ा बहुत कैलकुलस आता है उसको ये पता होगा. जिसको नहीं आता है, वी कैन जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. सो the same thing happens even if it is like this. So if this is minimized at this point, then यहाँ पे भी dy by dx 0 होता है. ओनली डिफरेंस इज कि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ता है टू नो कि मैक्सिमम है या मिनिमम है. उस पर विल कम टू दैट लेटर. सो dy by dx 0 होता है. तो इन दिस केस क्या होगा? ये जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है यहाँ पे, y is equal to 2x minus 2. ये कैसे आया, ये अगर आपको नहीं पता है तो आई विल टॉक अबाउट इट अ बिट लेटर. बट फॉर दोस हु नो डिफरेंशियल कैलकुलस, if you differentiate this expression, you get this is equal to 0, meaning x is equal to 1. So x is equal to 1 के लिए ये expression maximize हो रहा है. तो हम ऐसी सिमिलर चीज करेंगे. Here is this. Now इसके लिए अगर हम ये चीज करेंगे तो क्या होगा? हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. What we'll do is d pi by dq is equal to 0 मैक्सिमाइज करने के लिए.
वही हमने यहाँ पे किया है, डी पाई बाई डी क्यू ये बन के आता है। मतलब आई कैन एक्सप्लेन यू हाउ यू गॉट इट, बट फॉर दोज हु नो डिफरेंशियल कैलकुलस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो डी पाई बाई डी क्यू, ये 3 नीचे आता है, इसका 3 × 2 6 क्यू स्क्वायर माइनस 17 × 2 34 क्यू प्लस 40। ये एक्सप्रेशन आता है डी पाई बाई डी क्यू का। लेट्स सी इफ वी गेट द सेम हियर। यस, तो इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये वी कैन फैक्टराइज इट लाइक दिस, which basically gives us q equal to 4 or q equal to 5/3. So again, if you're not able to follow the differential calculus, we can talk about that later, but I'm just following the basic method we are going to use कि हमको basically अप्रोच क्या लेंगे। तो अगर एक फंक्शन दिया हुआ है 5 एज अ फंक्शन ऑफ q, तो हम एंड वी नो कि केवल एक वेरिएबल है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। I have not already said that. फर्स्ट ऑर्डर मतलब हमने उसको केवल एक बार डिफरेंशिएट किया। ये बहुत ज्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स में सब जगह, इसलिए समझना थोड़ा जरूरी है। पहली बात तो हम कर क्या रहे हैं, ये एक्सप्रेशन कैसे आया, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, बट द बेसिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द डी पाई बाई डी क्यू इक्वल्स टू 0 इज द बेसिक कंडीशन फॉर एनी मैक्सिमा और मिनिमा। चाहे आपको मैक्सिमाइज करना हो या आपको मिनिमाइज करना हो, उसका एक्सप्रेशन 0 होता है। मैक्सिमा के लिए ये होता है कि d2 पाई बाई d q2 लेस देन 0 होता है फॉर मैक्सिमा, एंड d2 पाई d q2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमा। ये सब क्यों है, इफ यू डोंट नो आई विल एक्सप्लेन इट इन अ लिटिल बिट, बट ये ऐसा होता है, ये जानना जरूरी होता है कि इवन इफ यू डोंट नो, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो नाउ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स में सब जगह। हाउ वी गेट हियर इज अ डिफरेंट मैटर, बट दिस कंडीशन इज इम्पोर्टेंट, इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो अगर हम केवल ब्लाइंडली बिना सोचे कि क्यों है ऐसा, वो क्यों हटा दें अभी फिलहाल के लिए फॉर द मोमेंट, then if you just follow this, then we take the first order derivative and we equate it to 0. जब उसको equate कर देते हैं 0 के लिए, तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, q is equal to 4 और q is equal to 5/3. Then we apply this rule over here and we say d2 pi by dq2 की क्या वैल्यू है, तो वो डिफरेंशिएट करके ये आती है। नाउ वी नीड टू सी कि क्यू की जो दोनों वैल्यूज आई हैं उसमें से कौन सी वैल्यू के लिए ये चीज नेगेटिव आ रही है, क्योंकि जो मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर हम q इज इक्वल टू 5/3 रखें, केवल तभी ये मैक्सिमा, तभी ये नेगेटिव आती है, तभी मैक्सिमा मिलेगा हमको। q इक्वल टू 4 अगर हम रखेंगे तो ये पॉजिटिव आती है, तो मतलब कि q इज इक्वल टू 4 इज अ मिनिमाइजेशन पॉइंट। ये समझना थोड़ा जरूरी है। ये क्या है, हमने जो प्राइस लिया है और ये जो फंक्शन हमारे पास आया है प्रॉफिट का, वो क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन वेरी करता है, राइट? तो क्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और फिर घट भी सकता है, राइट? सो 5/3 इज व्हाट, इट इज लेस देन 4। सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि पहले वो क्यू बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर हम और बढ़ाते चले जाएंगे तो घट रहा है, ऐसा कुछ बन के आ रहा है प्रॉफिट। सो व्हाट विच इज वाई केवल क्यू बढ़ाने से ही, ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत ज्यादा बना दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज नॉट हाउ इट इज हैपनिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि दैट इज वाई वी नीड टू चूज। अगर ऐसा हो, सिंपल लीनियर फंक्शन हो, उप्स, अगर केवल लीनियर फंक्शन हो, ये तो दूसरा क्वेश्चन, राइट हियर, इफ इट्स जस्ट अ लीनियर फंक्शन, मान लीजिए ये क्यू है और ये पाई है,
और ये हम क्यू ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही बनेगा ना कुछ डायग्राम। तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो आप जितना भी मैक्सिमम बना सकते हैं उतना मैक्सिमम बढ़ाते जाइए और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये कुछ ऐसे होगा, मीनिंग आप क्यू बढ़ाएंगे तो पहले प्रॉफिट बढ़ रहा है, और यहाँ आके मैक्सिमाइज हो जा रहा है प्रॉफिट। उससे ज्यादा आप बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट घटना शुरू हो गया। देखिए ये यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे कम है, तो इसलिए आप ब्लाइंडली क्यू को बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको क्यू ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये मैक्स हो जाए, एंड देन यू हैव टू स्टे देयर। उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि अगर आप क्यू इससे ज्यादा ऐसी वैल्यू से अगर आप क्यू थोड़ा बढ़ाएंगे तो भी प्रॉफिट कम होगा, और क्यू घटाएंगे तो भी प्रॉफिट कम होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैक्सिमाइजेशन। इसीलिए हम पूरे प्रोसेस को मैक्सिमाइजेशन बोल रहे हैं, क्योंकि क्यू जो है उसको बढ़ाने से लीनियरली नहीं बढ़ रहा है हमारा फंक्शन। हमारा फंक्शन बढ़ रहा है फिर घट रहा है, उल्टा भी हो सकता है, घट के भी बढ़ सकता है ना। सो देयर मे बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि आप पहले ऐसा ऐसा भी हो सकता है, इन्वर्टेड पैराबोला। तो पहले हम क्यू बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है, यहाँ तक घटा 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 और फिर बढ़ रहा है। तो क्यू की अगर हमें वैल्यू लेनी होगी तो जो भी मैक्सिमम हम क्यू ले सकते हैं उससे इस वैल्यू से आगे जितना भी मैक्सिमम आ सकता है हम ले लेंगे। जहां तक घट रहा है उसके बाद की जितनी भी क्यू की वैल्यूज हैं, हमारी कुछ हो सकता है प्रोडक्शन कैपेसिटी हो तो हम ले लेंगे। लेकिन अदरवाइज जनरली अगर हमारे पास और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम ये वाला केस नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें क्यू की वैल्यू इनफाइनाइट आती है और हमने शुरुआत में बात की थी कि हम इनफाइनाइट केसेस की बात नहीं करते हैं। सो दैट इज वाई वी टेक द फंक्शन लाइक दिस। सो इवेंचुअली आंसर इसका ये निकल के आता है, दिस इज हाउ यू आफ्टर सॉल्विंग दिस इज व्हाट यू गेट एज द आंसर। इससे मैक्सिमम आया। सो ये सिंपली क्वेश्चन था, देयर वाज नॉट anything very difficult in the question except for the calculus part. So आप अगर अटकेंगे कहीं तो कैलकुलस में अटकेंगे होपफुली। बाकी जो प्रोसेस है मैक्सिमाइजेशन का या जो अप्रोच हमने बताई है वो होपफुली समझ में आ गई होगी लोगों को। एनी क्वेश्चंस? यू कैन आस्क, देयर इज नो प्रॉब्लम इन आस्किंग अ क्वेश्चन। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है कैलकुलस में भी अगर कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैं कैलकुलस अलग से समझाना चाहती थी बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो just give me a moment some. Okay, so I'll continue if nobody has a problem. Calculus part I will explain in the last, in the end. First, I just wanted to explain how we do these things. कि इसमें बेसिकली करते हैं क्या है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन फेस्ड बाय अ फर्म फॉर अ सिंगल गुड। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पी ऑफ क्यू, पी एज अ फंक्शन ऑफ क्यू कुछ लिया था एक्सप्रेशन, ऐसे हमने इसमें लिया है, विच मीन्स 32 माइनस 2q इज द प्राइस। एंड कॉस्ट फंक्शन हमने कांस्टेंट नहीं लिया, इसमें हमने कॉस्ट को 2q स्क्वायर ले लिया है। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट q फॉर विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड फॉर द फर्म। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट द फर्म कैन अचीव। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली बात तो क्या है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, राइट। सो वी राइट इट इज मैक्सिमाइजेशन। देन व्हाट आर वी मैक्सिमाइजिंग? प्रॉफिट। प्रॉफिट, what are we choosing as a function of q? So we write q here, right? Then we write what is the value of profit, price into q, that is total revenue, minus
cost which is given as a function of q to you already, cost as a function of q. तो ये जो है हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नाउ इसमें सब फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। पाई क्यू क्या है, इक्वल टू पी इज व्हाट 32 माइनस 2q इंटू क्यू, माइनस सी क्या है 2q²। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, पाई क्यू इज इक्वल टू 32q माइनस 4q²। ठीक है, ये 2q² यू 2² मिलके 4q² हो गया माइनस 4q²। ये हमारा एक्सप्रेशन है फॉर प्रॉफिट। सो इसको हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इसका अच्छा, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया इसमें, ओके। सो लेट अस सॉल्व दिस देन। व्हाट विल डू, पी पाई को मैक्सिमाइज करना है, क्यू ढूंढना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। सो फर्स्ट थिंग वी टेक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डी पाई बाई डी क्यू, 32 minus 4 into 2 is 8, q is equal to 0, q is equal to what, 32 by 8, so 4, q is equal to 4। चेक करें कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, d2 pi by d2 q is equal to minus 8 which is less than 0, तो मैक्सिमा है। So q is equal to 4 is the answer, that is the quantity for which profit is maximized, and at q is equal to 4, what is pi, 32 into क्या था एक्सप्रेशन, 32q माइनस 4q², 32 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 64 आएगा। 32 इंटू 4 इज आई थिंक 128 and this expression is 64, so what you get is 64। You can check if you want, but this is I think what you get as the answer। So maximum profit जो firm ऑब्टेन कर सकता है वो आएगा 64। मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ जस्ट सो दैट यू नो कि हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, इसका एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। डिफरेंशियल पार्ट जो है, अगर थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो कुछ लोगों को, वो पार्ट कि ये डी पाई बाई टी क्यू क्या है और ये कैसे आता है, वो हमें देखना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड कैलकुलस, बट ये करना ऐसे होता है, ये एटलीस्ट होपफुली समझ में आ गया होगा। ओके, we take a different example, यूटिलिटी की बात करते हैं। तो यूटिलिटी का हमने ये सेटअप लिखा था, इट्स द सेम थिंग जो हमने पहले लिखा थी, वही चीज है, बस उसको थोड़ा सा पिक्चर अलग दिख रही है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन फॉर यूटिलिटी। कंस्ट्रेंट की मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट हमने क्या बोला था होता है इसमें, दिस इज द कंस्ट्रेंट। यही एक नई चीज है ना इसमें, फर्म और इसके बीच में मेन डिफरेंस यही है कि जो कंज्यूमर वाली बात आती है तो उसमें एक बजट कंस्ट्रेंट आ जाता है, x+3y इक्वल टू 24। सो दैट इज द कंस्ट्रेंट। इसमें 24 क्या है, मान लीजिए 24 इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, टोटल बजट, एंड 1x+3y इक्वल टू 24 हमने क्यों लिखा है, प्राइस of x is equal to 1, price of y is equal to 3। ये 1 है यहाँ पे, x meaning 1, this is 3 meaning price of y is 3। और ये f(x,y) ये जो मैंने लिखा है, एक्चुअली दिस इज जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। x एंड y टू गुड्स हैं, प्राइस px py है, ये बजट कंस्ट्रेंट है, दोनों x y पॉजिटिव या जीरो हो सकते हैं, और यूटिलिटी फंक्शन जो है वो f(x,y) है। सो उसमें u of xy इज इक्वल टू xy, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय f(x,y)। जी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है f(x,y) कि हमारे
हमारे केस में इसको हमने x इंटू वाई मान लिया है। x इंटू वाई आप मान सकते हैं। तो अगर आप देखें तो x और y का जो कर्व आता है इसमें, ये ऐसे हाइपरबोला टाइप का आएगा। तो आप बेटर, x और y जैसे जैसे वेरी करेंगे ये ऐसे बन के आता है। यही इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं जिसको आप लोग शायद पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इंडिफरेंस कर्व्स मतलब शेप कैसा भी हो सकता है कि इस वाले एक्सप्रेशन के लिए ऐसे बन के आएगा। जैसे जैसे x बढ़ रहा है इधर y बढ़ रहा है, तो ये कर्व्स ऐसे बन के आते हैं हाइपरबोला के। दैट इज द सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू डू। तो इसमें क्या करेंगे, हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट। यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। मैक्सिमाइज व्हाट, यूटिलिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और हम चूज क्या कर रहे हैं, और एक्स और वाई। तो हमने ये इसको नीचे लिख दिया, तो एक्स कॉमा वाई दोनों चूज कर रहे हैं। तो हम मैक्स के नीचे एक्स और वाई लिख दिया, और यूटिलिटी क्या है, इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है हमको, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये तो दिया ही हुआ है प्रॉब्लम में, ये हमने कुछ नहीं किया है इसमें, इसको दोबारा लिख दिया है बस। ये हमने कंस्ट्रेंट लिख दिया अलग से। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन के आती हैं इसमें। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आप मैक्सिमाइज करना है, और सेकंड है जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। तो जनरली कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स हम दूसरे मेथड से करते हैं, बट वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट इन योर केस आपका जो है, जैसे जो लोग जो इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसमें आप वो मेथड्स नहीं यूज करेंगे। आप दूसरा मेथड यूज करेंगे जो थोड़ा सिंपल है, जो कि मैं अभी समझाती हूँ। सो इसमें स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप हमने लिखा था मैक्सिमाइजेशन, राइट, दैट वी हैव डन। सेकंड स्टेप इज चॉइस वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई। थर्ड इज डोमेन एक्स वाई पॉजिटिव और जीरो, वो तो हमने लिया ही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एक्स वाई। ये इंपॉर्टेंट समझने की चीज है कि ये प्रॉब्लम में दी हुई है। एफ ऑफ एक्स वाई इज अ यूटिलिटी फंक्शन विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, एंड कंस्ट्रेंट भी दिया हुआ है आपको, दिस इज ऑल्सो गिवन। आपको केवल सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। तो जनरली जो मेथड है, दिस इज द मेथड आई वाज टॉकिंग अबाउट, लाग्रांज मेथड। बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या कंस्ट्रेंट दिया था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, तो हम इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं y के टर्म्स में। दिस इज व्हाट वी गेट हियर। तो हमारी यूटिलिटी क्या थी, u ऑफ x y इज इक्वल टू x इंटू x इंटू वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है, x ये निकल गया है ना दूसरी सेकंड इक्वेशन से। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमने ये वैल्यू निकाली है x की, इसको हम यहाँ पे डाल दें x की जगह, तो क्या होगा, 24 माइनस 3y इंटू वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 3y स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने u इन टर्म्स ऑफ x एंड y की जगह केवल y कर दिया, यहाँ पे x को हटा दिया हमने, x की जगह ये वाला एक्सप्रेशन डाल दिया हमने। तो ये एक्सप्रेशन बन के आ गया सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल मीन्स इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज द प्रीवियस प्रॉब्लम विच वी वर डूइंग। जैसे हमने पहले किया था अब वैसे ही करना है। तो 24y माइनस 3y स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले किया था, मैक्सिमाइज करना है, मतलब du by dy इज इक्वल टू 0।
24 minus 6y is equal to 0. कुछ गलत किया है क्या मैंने? नहीं. Okay, so y is equal to, why am I getting 4? Sorry, I think I've done something. Right, 24 minus 3y squared, right? So, yeah, so this dy is equal to 0 means 24 minus 6y is equal to 0. Y is equal to 24 by 6 is equal to 4. ये आंसर शायद मेरा कुछ यहाँ पे गलत आया है. इसको we can leave that answer aside. X is equal to 24 minus 3 into 4. X is equal to 12. This answer is wrong, sorry. What I'm doing now is correct, but this answer is wrong. X, comma, y is equal to 12, comma 4. Okay, so this is the answer you get. And यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं d2u by d2y dy2 sorry is equal to minus 6 less than 0. So ये maxima ही है, meaning this is maxima. ठीक है, so y की वैल्यू हमारे पास ये आई एंड x की वैल्यू हमने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में डाल के निकाल ली. यहाँ पे इस जगह पे हमने y डाला इक्वल टू 4. 4 into 3 is 12. 24 minus 12 is 12. So x comes out to be 12. So the answer is 12, comma 4. This, I think I made a mistake somewhere. You can forget about that. This is the answer. ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक कंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को अनकंस्ट्रेन्ड बना दिया. अनकंस्ट्रेन्ड मीनिंग हमने कंस्ट्रेंट को यूज करके दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल कर दिया. पहले हमारे पास दो वेरिएबल थे और उसमें दो इक्वेशन थी, तो हमने उसको दो वेरिएबल और दो इक्वेशन की जगह एक वेरिएबल और एक इक्वेशन कर लिया, जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो गई और उसको हमने फिर सॉल्व कर लिया उस वेरिएबल के लिए. ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेशन है. दो जो वेरिएबल हैं वो आपस में बंधे हुए हैं एक तरीके से. अगर आप y बढ़ाएंगे तो आपको x घटाना पड़ेगा, अगर आप x बढ़ाएंगे तो आपको y घटाना पड़ेगा, विच मीन्स अगर आपने एक वैल्यू निकाल ली तो दूसरी वैल्यू अपने आप डिटरमिन हो जाएगी. दैट इज व्हाट वी मीन बाय कंस्ट्रेंट. और जो आपका है ये इक्वालिटी वाला कंस्ट्रेंट है, तो दैट इज वाई वी कैन सिंपली, ये हम जो सिंप्लीफाई किया हमने कि x को y के टर्म्स में लिख दिया, वो हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है. अगर इनइक्वालिटी होती, मतलब अगर ग्रेटर देन स्मॉलर देन होता, तो हम ये चीज नहीं कर सकते थे. तब हमको जो पुराना मेथड है, मीनिंग जो ओरिजिनल मेथड है लाग्रांज मेथड, तब हमको वही यूज करना पड़ता है. देन वी कैन नॉट यूज दिस. बट सिंस वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम, हम यहाँ पे इक्वालिटी ले सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट. And once this becomes a single variable problem, like you can write u in terms of y, then the problem becomes the same. So this is that ice cream and chocolate example, and I think after this I'm almost done with the examples. We can talk a little bit about calculus if you want. So this is the second example. In this I'm just trying to see if you know, if you've understood the problems we are trying to take till now. First is the consumer facing a choice between two items, chocolate and ice cream. ठीक है, per unit price of chocolate is 10 and per unit price of ice cream is 20 rupees. ठीक है, ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं है. x को मान लो chocolate, y is ice cream. ठीक है, क्या लिखा है हमने? चॉकलेट का प्राइस है x, px is equal to 10, आइसक्रीम का प्राइस है 20, py is equal to 20. ठीक, यही किया है ना हमने अभी तक. सो वी आर डूइंग द सेम थिंग. टोटल बजट ऑफ द कंज्यूमर इज 400.
बी जो हम बजट लिखते हैं इज इक्वल टू 400। तो हमारा कंस्ट्रेंट क्या होगा? मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट इज एक्स, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इज वाई। प्राइस तो हमको पता ही है, तो बी इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू प्राइस क्या है 10 इंटू एक्स, चॉकलेट का प्राइस इंटू चॉकलेट की क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है एक्स, प्राइस क्या है 10, प्लस आइसक्रीम का प्राइस इंटू आइसक्रीम प्राइस इंटू क्वांटिटी 20y। ये हमारा कंस्ट्रेंट है। दिस इज द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट वो है जिससे कि एक्स और वाई आपस में बंध गए हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गए, इन द सेंस कि आप एक्स चेंज करेंगे तो वाई भी चेंज होगा। आप एक्स को केवल अकेले नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा। ओके। देन what is the next step? What do we do? We are maximizing the utility, right? तो यूटिलिटी को हम जनरली पहले क्या लिखते हैं? एक्स और वाई के टर्म्स में। ठीक है, यूटिलिटी हमने क्या दिया है इसमें, आगे पढ़ते हैं। इफ द कंज्यूमर कंज्यूम्स एक्स यूनिट्स ऑफ चॉकलेट एंड वाई यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, यूटिलिटी इज गिवन बाय एक्स इंटू वाई। हाउ मेनी चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स कैन शी कंज्यूम टू मैक्सिमाइज हर यूटिलिटी? तो हम क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट, एंड यूटिलिटी। हम मैक्सिमाइज लिखेंगे यहाँ पे, और हम चूज क्या कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, राइट। एक्स और वाई हमारे चॉइस वेरिएबल्स हैं, एंड हम फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, जो हमने पहले किया था वही चीज फिर से करेंगे। एक्स और वाई को एक दूसरे के टर्म्स में लिख देंगे। सो लेट्स पुट इट लाइक दिस। एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 400 माइनस 20y डिवाइडेड बाय 10, मीनिंग 40 माइनस 2y। इसको डिवाइड कर दो 10 से, तो क्या हुआ 40 माइनस 2y। अब जो यूटिलिटी का एक्सप्रेशन है उसको हम केवल, सॉरी, केवल y के टर्म्स में लिख सकते हैं। x आ गया इन टर्म्स ऑफ y, x इंटू वाई की जगह हम ये जो वैल्यू आई है x की, इसको यहाँ डाल देते हैं। तो क्या आया y के टर्म्स में 40 माइनस 2y इंटू वाई। अब इसमें हमारा एक ही वेरिएबल हो गया y, सो व्हाट डू वी गेट, 40y minus 2y square. Now we'll do the same thing which we did before. Maximization के लिए du by dy is equal to 0. 40 minus 4y is equal to 0. Y is equal to 10. When y is equal to 10, x is equal to 40 minus 2 into 10 is equal to 20. Therefore, x comma y is equal to 20 comma 10. This is the answer. बाकी ये सब जो भी है सिंपल अलजेब्रा और अरिथमेटिक ही है, बस खाली ये du by dy वाला पार्ट आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। और इसमें आप चेक भी कर सकते हैं, d2u by dy2 is equal to -4, therefore it is maximum not minimum। ठीक है, तो अदर देन डिफरेंशिएशन रेस्ट इज मोस्टली जस्ट अलजेब्रा, राइट। सो यू कैन एक्चुअली अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। आपने मैसेज भेजा ना कि यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, तो मैं कोई एक चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही हो वो बताइए, मैं उसको फिर से समझा दूंगी। विच पार्ट डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद? डू यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट, यू नॉट अंडरस्टूड? आई थिंक शी लेफ्ट, शी just she dropped. Okay, why I divide by 10? Because x is what, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, x is equal to 410 से मल्टीप्लाइड है ना यहाँ पे x,
400 is equal to 10x minus 20y. So 10, oops, 10x is equal to 400 minus 20y. So x, ये 10 नीचे आ गया यहाँ पे, 400 minus 20y, पूरे को 10 से डिवाइड करना होगा हमको, ठीक है। ओके, सो मैं थोड़ा सा शायद फास्ट बोल रही हूँ, बट अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे रोक दीजिए, बिकॉज आई डोंट नो कि व्हाट ऑल यू गाइस आर कंफर्टेबल विद। सो दिस इज मोर और लेस द बेसिक अप्रोच, ठीक है। तो अब ये रेफरेंस रीडिंग आप लोग देख सकते हैं, एक्चुअली इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो तो मैंने अपने आप से बनाए हैं। तो लास्ट हमने जो प्रॉब्लम ली थी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की, वो मैंने एक्चुअली इसी बुक से लिया है, सिड सेटर एंड हैमंड, ये जो पहली वाली बुक है। आई डोंट रिमेम्बर वेयर दिस इज इन द इन द बुक, बट इट इज गिवन। ये 3 बुक्स हैं जो तीनों बहुत अच्छी हैं इसी सब्जेक्ट के लिए। शायद ये जो पहली वाली बुक है आप लोगों को ऑलरेडी, मेरे ख्याल से आपकी उसमें रीडिंग लिस्ट में शायद ऑलरेडी हो, बट उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करिए, मेरे पास शायद है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये वाली बुक है, एसेंशियल मैथमेटिक्स, उल्टा दिख रहा होगा आपको, बट एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, सिड सेटर हैमंड, स्ट्रॉम एंड कार्वाचाली। सो दिस इज रियली गुड बुक, एंड इसमें काफी थ्योरी भी दी हुई है। तो जिन लोगों को कैलकुलस, अच्छा एक, let me just do a poll. If you don't understand calculus or you want help with calculus, can you just raise your hand or type in the message yes? If you want help with calculus, can you just type in the message chat box or something, so I know that you want help with calculus. No? Okay, so it's good. Everybody is comfortable with calculus. But if you are a bit unsure, अगर थोड़ा सा डाउट है या भूल गए हैं, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, या थोड़ी थोड़ी भी भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी है, तो आप इन बुक्स में से रिफर कर सकते हैं। चियांग में भी थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, इट्स अ वेरी गुड बुक। ऑल 3 बुक्स आर एक्चुअली वेरी गुड। सो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए, आपको जो भी अच्छी लगे, आपके पास जो भी आसानी से आपको मिल सके। इन मैंने 3 बुक्स इसलिए दी हैं क्योंकि आई थॉट वी शुड हैव वन चॉइस बिटवीन बुक्स। यू डोंट हैव टू डू ऑल 3, बट तीनों में से आपको जो भी आसानी से मिल सके बुक मार्केट में या लाइब्रेरी में या किसी सीनियर से या कहीं और से, इन तीनों में से जो भी बुक आपको अच्छे से आसानी से मिल सके। ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, काफी सारी ये बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं, यू कैन जस्ट सर्च फॉर देम, यू कैन यूज देम। एंड उसमें थ्योरी भी, कैलकुलस की भी और इकोनॉमिक्स की, सारी बुक्स इकोनॉमिक्स के लिए ही हैं। ऑल 3 आर फॉर इकोनॉमिक्स, बट दे कवर maths part of economics, so they are not like pure maths books, they are maths for the purpose of economic students only. So for reference purpose, if you want to just study the theory also, you can look at these books, they are very helpful. And if you want me to take further lectures, you can let me know, you can inform your staff members, they will tell me. And I can take another lecture or 2 on calculus if people want calculus, people want help with calculus. So ये जो वीडियो है ये मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, और ये जो फाइल है रेफरेंस, सॉरी, ये जो स्लाइड्स मैंने जो क्लास में दिखाई और जो पिछले ऑफलाइन लेक्चर में भी जो दिखाई, दोनों की स्लाइड्स, एक्चुअली दोनों एक ही में है, दोनों की स्लाइड्स मैं अपलोड कर दूंगी, एंड वो लिंक उसी में होगा, यूट्यूब वीडियो में ही होगा। सो आई विल अपलोड द स्लाइड्स, दिस लेक्चर स्लाइड्स इन द यूट्यूब वीडियो, इन द लिंक इन द वीडियो itself. You can get them from there, and if you have any questions you can tell me. ठीक है, so stop sharing, right? Okay, so any other questions, doubts, anything?
कुछ और डिस्कस करना है, कुछ और पूछना है, एनीथिंग एल्स यू वांट हेल्प विद? कुछ इससे डिड यू फील लाइक एनीथिंग वाज हेल्पफुल, यूजफुल in the last week's lecture and today's lecture? Anything you want more help with apart from whatever I have already covered? If not, then we can end the class here. And I hope it was useful for all of you. And if all of your classmates want, we can have another lecture. Thank you. Thank you for joining.